नमस्कार मित्रों, मैं अमर हबीब अंबाजोगाई से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र का एक छोटा कस्बा है और हम लोग किसान पुत्र आंदोलन के नाम से किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। ख़ास तौर से किसान पुत्रों में हम लोग काम करते हैं। मैंने इससे पहले 3 वीडियो किए हैं हिंदी में, आज भी हिंदी में ही बोलूँगा। 3 वीडियो किए हैं, जिसमें से पहला तो हमने ये बताया कि किसान विरोधी कानून क्या है। आगे हमने ये बताया कि किसानों की आत्महत्याओं का मुख्य कारण किसान विरोधी कानून ही है। और उसके बाद हमने ये बताया कि कुछ संवैधानिक बदलाव थे जिनके कारण किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आई। तो वो कौन से संविधान संशोधन थे जो किसानों के गले का फंदा बन गए। तो हमने पिछले बार उसकी चर्चा की थी। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कि किसानों का मसला यह गुलामी का मसला है, ये आज़ादी की लड़ाई है। ये बात सिद्ध करने के लिए मैं आपको अपनी बात कहना चाहूँगा। 9 अगस्त कल हुआ और 9 अगस्त के निमित्त से हमारे देश के कुछ किसान संगठन, कुछ वामपंथी दल, कुछ बीजेपी से जुड़े हुए किसान संगठन, इन सबों ने मिलकर वो 9 तारीख को एक ऐसा आंदोलन किया है कि जो सरकार ने 5 जून को कुछ नए अध्यादेश लागू किए, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई। और कहते समय ये मेरा सूत्र समझ लीजिए कि हम लोग जो है वो असत्य का आधार लेते हैं या अधूरा सत्य कहते हैं। क्या हुआ, 9 अगस्त को गांधी जी ने क्या सिर्फ भारत छोड़ो कहा? अगर ऐसा होगा तो बड़ी गड़बड़ है। सिर्फ भारत छोड़ो नहीं कहा उन्होंने। उनके भाषण का मुख्य सूत्र ये था कि मुझे आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने आज़ादी की मांग की थी, न कि केवल भारत छोड़ो कहा। हम लोग जो है मुद्दे की चीज़ को तो छोड़ देते हैं, उनके गांधी की आज़ादी की बात को छोड़ देते हैं। नेहरू और गांधी में जो पत्र व्यवहार हुआ उसमें गांधी ने साफ कहा कि मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो व्यक्ति स्वतंत्रता को कम करेगी, छीनेगी। व्यक्ति स्वतंत्रता, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, जो मूल अधिकार है, वो अधिकार छीनने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात उन्होंने की। मैंने पिछले एक भाषण में ये कहा था कि गोडसे ने गांधी जी को मारकर लाखों किसानों की आत्महत्याओं का पाप अपने सर लिया है। गांधी जी अगर जीते रहते तो हो सकता कि पहला संविधान संशोधन जिसमें 9 शेड्यूल आया और किसानों के कानून उसमें डाल दिए गए और कोर्ट में जाने की भी उसमें मोहलत नहीं दी गई, ऐसी संविधान संशोधन नहीं हो सकता था। किसान विरोधी कानून नहीं आ सकते थे। और अगर आ भी जाते, ये मेरा पूरा वाक्य समझ लीजिए, कि गांधी जी अगर रहते तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे कानून नहीं आ पाते थे। लेकिन अगर आ भी जाते थे तो गांधी जी उसी समय उन कानूनों का विरोध करते थे, क्योंकि उनकी बात जो थी वो व्यक्ति स्वतंत्रता की समर्थक बात थी। और गांधी जी अगर रहते और वो उनका विरोध करते तो आज तक ये कानून टिके नहीं रहते और लोग भी उनके साथ जुड़ जाते थे। इसलिए मैंने कई बार ये कहा है कि गोडसे के माथे पर
किसानों की आत्महत्याओं का कलंक लगा हुआ है। एनीवे, वो विषय नहीं है मेरा इस समय। मेरा विषय जो है वो है कि इस स्वतंत्रता के बारे में हमको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। देखिए, वामपंथी विचारधारा के लोगों ने ट्रेड यूनियनें चलाई हैं, उनको उसका बहुत अच्छा अनुभव है, ये ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसानों की समस्या को भी ट्रेड यूनियन की तरह से ही हल करने का प्रयास किया जाए। वामपंथियों को ट्रेड यूनियन चलाने का अनुभव है, लेकिन किसान जो है वो तो सर्जक है, वो लेबर नहीं है, वो मालिक भी है। ये अंतर आप ठीक से समझ लीजिए। वो सर्जक है और वो ओनर है, मालिक है। ये दोनों भूमिका में वो है। तो उसकी लड़ाई जो है वो आप जिस तरीके से ट्रेड यूनियंस चलाते या कुछ जातिवादी लोग जो है कास्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उस तरीके से किसानों के आंदोलन नहीं हो सकते। किसानों का आंदोलन का मुख्य सूत्र आज़ादी है, क्योंकि सर्जक को आज़ादी चाहिए। जो सर्जक है उसको सबसे पहले आज़ादी चाहिए। मैं बार बार कहा है इस बात को। हमारे कुछ मित्र कुछ उल्टे तरीके से सोचते हैं तो कि भाई अगर एक बीज हमने बोया है और उसका एक अंकुर निकला है और आपने उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया, तो क्या उसका संरक्षण होगा? संरक्षण नहीं होगा। गुलामों को दिया हुआ संरक्षण ये षड्यंत्र होता है सत्ताधारियों का। इसलिए किसान को चाहिए आज़ादी। हमारे मित्र हैं डॉक्टर आशीष लोहे, वो वरुण में प्रैक्टिस करते हैं, बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि उन्होंने कहा कि एक पेशेंट आया, उसके पैरों के ऊपर जख्में थी, कई फोड़ आए हुए थे। तो डॉक्टर ने उनको देखा और उनको कहा कि ठीक है, मैं मलहम लगा के दवाई लगा देता हूँ और पट्टी बांध देता हूँ। उसने दवाई लगाई, पट्टी बांधी। 2-3 दिन के बाद आने के बाद देखा तो जख्म कुछ सूखी नहीं हुई, भरी नहीं, बल्कि जख्म वैसी ही रह गई। फिर उन्होंने कुछ कोशिश की लेकिन काम नहीं आया। तो एक सीनियर डॉक्टर वहाँ आए और उन्होंने बताया कि अरे इसका ब्लड चेक कर ले, हो सकता है कि इसको शुगर होगी। जख्म जो है वो शुगर का परिणाम है, इसलिए वो दुरुस्त नहीं हो रही है। सिम्प्टमेटिक ट्रीटमेंट, कर्ज माफी होगी, भाव होगा, ये सिम्प्टमेटिक है। फोड़े दिख रहे हैं, वहां पर जख्म को पट्टी लगा दो, ठीक हो जाएगा, ओके। लेकिन ये हल नहीं है। हल ये है कि उसका डायबिटीज चेक करना चाहिए। उसको अगर शुगर हुई होगी तो उसकी शुगर को दुरुस्त करना चाहिए। ये अगर होगा तभी वो उसका इलाज सही तरीके से होगा। किसान आंदोलन के बारे में भी सिम्प्टमेटिक ट्रीटमेंट बहुत हो गई, लेकिन इसका जो डायबिटीज का डायग्नोसिस है वो है किसान विरोधी कानूनों में। इन कानूनों को समाप्त किए बगैर ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। इसलिए इसका इलाज जो है वो किसान विरोधी कानूनों को समाप्त करने के बाद ही हो सकता है। मैं आपको खास तौर से बताऊंगा कि ये जो समस्या है ये बजट में नहीं है। समस्या बजट का हल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बजट के समस्या का। ये समस्या संविधान में है, कानून में है, तो वहां पर उसका इलाज करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग है ना हमेशा असत्य का आधार लेते हैं। हम जिनके ऊपर आरोप करते हैं कि उन्होंने असत्य का आधार लेके सत्ता में आए हैं, उनके विरोध में हम क्या अब इस्तेमाल कर रहे हैं? तो असत्य। संविधान बचाओ। कौन सा संविधान बचाओ? जो बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया वो संविधान, या उसके बाद सरकारों ने, भिन्न भिन्न सरकारों ने उसमें बहुत सारे बदलाव किए, वो संविधान? आज हमारा संविधान जर्जर अवस्था में है, उसको कई पेवन लगा दिए गए हैं। मूल संविधान का आत्मा ही निकाल लिया गया है। पहले संविधान संशोधन में ही ये कर दिया गया था कि आपको इस देश के किसानों को सेकंड सिटीजनशिप, द्वितीय नागरिकत्व दिया गया। क्यों?
तो ये हुआ संविधान के संशोधन के बाद। आप संविधान के संशोधन पे कुछ बोलेंगे नहीं और बताएंगे कि संविधान बचाओ। अरे भाई, संविधान बचाओ ठीक है, लेकिन क्या संविधान बचाओ? कौन सा संविधान बचाओ? जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, हमारे स्वतंत्र आंदोलन के गर्भ से जो संविधान बना उसको, या हमारे शासकों ने उसमें जो दुर्घटनाएं की, जो बिगाड़ किए, वो उसके बाद का संविधान बचाओ? ये सोचना चाहिए। मेरी आप लोगों से सबसे विनती रहेगी कि संविधानों में जो संशोधन किए गए हैं वो ठीक से समझिए और उसके बाद संविधान की बात कीजिए। दोनों तरफ ये तार पे की कसरत है। एक्चुअली हमको संविधान बचाना भी है। कौन सा? वो संविधान जो हमारे स्वतंत्र सैनिकों ने हमको दिया था, लेकिन हमको वो संविधान में की वो दुर्घटनाएं, जो बिगाड़ हैं, उनको भी दुरुस्त करना चाहिए। ये दोनों को समझ के बात आगे चलेगी। और ख़ास तौर से मुझे लगता है, ये मेरा ये आरोप है ख़ास तौर से, कि ये सारी संविधानों के जो सुधार हुए हैं, इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम किसानों को भोगना पड़ा। सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम किसानों ने सहा है। और किसानों के प्रति हमारी भावना जो है वो दुर्भावना है। वो हमारी जो भावना है वो किसानों से दुख से जुड़ती नहीं है। वो मरता है तो मरता रहे। और इसीलिए शायद संविधान संशोधन के बारे में हमारे मित्र ज़्यादा सोच नहीं रहे। 3, 3.5, 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हमारे संविधान में, हमारे संसद में कभी 2 मिनट की श्रद्धांजलि हुई? कभी झंडा आधे पे आया? नहीं आया ना। अरे मैं ये जानता हूं कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि से और देश का झंडा आधे पे आने से किसानों का भला नहीं होगा, लेकिन आपकी कमिटमेंट वहां दिखाई देगी। आप क्या करना चाहते हैं? आप अगर किसानों के हित की बात करना चाहते हैं तो संविधान में श्रद्धांजलि कीजिए। लाखों किसान मरे हैं और मात्र आपकी गलती से मरे हैं। किसानों की जो आत्महत्याएं हैं, ये आत्महत्याएं नहीं है, एक्चुअली ये हत्याएं हैं। ये कत्ल किए गए हैं और ये छुपे हुए हाथ से मारे गए हैं। कानून का हाथ, कानून की जंजीरें, उसके कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन हमारी सरकारें भिन्न दलों की आई। आत्महत्या कोई 90 के बाद नहीं शुरू हुई, 90 से बहुत पहले से शुरू हुई है। रिकॉर्ड उसका 90 के बाद शुरू हुआ था, जो 2016-17 में मोदी सरकार ने बंद भी कर दिया। मुद्दा यह है कि किसानों की आत्महत्याओं से हमारी संवेदना जुड़ती है कि नहीं। अगर जुड़ती होगी तो हमको संविधान के उन संशोधनों का निषेध करना पड़ेगा जिसके कारण किसानों की दुर्गति हुई है। ये स्पष्ट हम लोगों को कर लेना चाहिए। मैं आपको और भी एक बात बताता हूँ। मैं आमतौर से अपने बारे में बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जो विषय मुझे आपको समझाना है उसमें मुझे मेरे बारे में भी कुछ बात आपके सामने कर देना पड़ेगी। मुझे सोशल अवेयरनेस पहला राष्ट्र सेवा दल में आया, जो कि लोकतांत्रिक समाजवादी संगठन है। उस संगठन के साथ मेरा बचपन गया और मैंने उसमें काम किया। मैंने आदिवासी हिस्से में काम किया। अक्कलकुआं में मैं साल भर रहा। उसके बाद इमरजेंसी में मैं जेल में गया। 19 महीने मैं जेल में था। उसके बाद मैं मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दो, इसके लिए जो आंदोलन चला था, उसमें मैं वो शख्स हूँ जिसने पुलिस की इतनी काठियाँ खाई, इतनी लाठियाँ खाई, जब पीठ के ऊपर मेरे 52 निशान थे। और मैं आपको ये भी कह दूं कि मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सहभागी रहा। मैं शरद जोशी जी के किसान आंदोलन में, शेतकरी संगठन के आंदोलन में मैं सक्रिय रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो विकास है वो विकास नेचुरल विकास है। दुनिया भर के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो हैं,
दुनिया भर के समाजवादी जिनको हमारे पास कहा जाता है, एक्चुअली वो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। तो ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं दुनिया भर के, वे तो लिबरल हैं, वो उदार हैं, वो मुक्ति का सरकार के निर्बंधों के विरोध में है। सारे दुनिया के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हैं। और लेकिन महाराष्ट्र के और भारत के सोशलिस्ट जो हैं, लोहिया जी का सम्माननीय अपवाद है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, राम मनोहर लोहिया जी का। लेकिन बाद में क्या है? बाद में हमारे सारे लोकतांत्रिक समाजवादी कम्युनिस्टों के चमचों से दूध पीते आए हैं। उनकी भाषा, उनका तंत्र, उनकी विचार पद्धति, यही हमारा माध्यम बन गया। इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी जो लिबरल होने चाहिए थे, वे आज वामपंथियों के साथ में आंदोलन करने में जुटे हुए हैं। ये शोकांतिका है। मुझे बहुत अफसोस है कि राम मनोहर लोहिया जैसा प्रतिभावान आदमी अगर बाद में कोई जन्म लेता तो शायद ये भटकाव नहीं होता। एनीवे, मैं आगे उसकी बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं वो ट्रेड यूनियन के तरीके से चल रहे हैं, न कि सर्जकों के आंदोलन। जब जब भी किसान की बात आई तब तब सभी ने विरोध किया। जब जब किसानों को थोड़ा सा दरवाजा खुलने की उम्मीद तैयार होते के साथ ही वो दरवाजा कैसा बंद होगा, इसका ही प्रयास सब लोगों ने किया। आज़ादी के बाद लगा था कि देश आज़ाद हो गया। मैं आपको यहाँ ख़ास तौर से मराठी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से मैं बता दूं कि साने गुरुजी की आत्महत्या का कारण हमारे एक मित्र है चिमन दादा पटेल, उन्होंने बताया कि अब मैं किसानों को कैसे मुंह बताऊं। यह उनका वाक्य था आत्महत्या करने से पहले, जब मधुली में उनसे जाके मिले। साने गुरुजी की आत्महत्या ये किसानों के लिए हुई भी पहली आत्महत्या थी। वो संवेदनशीलता भी खत्म हो गई। यानी राम मनोहर लोहिया जैसी वैचारिक ऊंचाई भी नहीं रही और साने गुरुजी जैसा दिल भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक समाजवादियों का भटकाव होना ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा था कि किसानों की जब आज़ादी का विषय आया तो सभी ने मिलकर उसके विरोध में आवाज़ उठाई। इसके दो उदाहरण हमारे देश में खास तौर से दिखाई देते हैं। एक तो भूमि सुधार, रशिया में क्रांति हुई, लेनिन का इम्पैक्ट हमारे नेताओं पे था और यहाँ पर भी ज़मीन का राष्ट्रीयकरण करने का बहुत कोशिश हुई, लेकिन संविधान में राजा जी जैसे लोग थे, उन लोगों ने उसको रोक दिया। लेकिन उसके बाद भी इनकी मंशा जो थी वो बीच बीच में जागती थी और उन्होंने ये प्रयास किया कि ज़मीनों को नियंत्रित किया जाए। बड़ी अजीब बात है। देखिए, समझने की चीज़ है ये कि हमारे संविधान में 3 लिस्ट बनी हुई थी। एक तो राज्य ने क्या करना चाहिए, दूसरा केंद्र ने क्या करना चाहिए और तीसरी दोनों ने मिलकर क्या करना चाहिए। तो इसमें खेती जो थी वो राज्य की थी, विषय था। लेकिन उसमें संशोधन किया गया। सामयिक लिस्ट में का 33वां जो नियम था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया और उस जगह के ऊपर खेती माल को लाया गया और इस तरीके से खेती माल ये केंद्र के अख्तियार में चला गया जो कि राज्य के अख्तियार में था। हमारे सारे नेताओं का देश के आज़ादी में जो लोग लड़ते थे वो राज्य के स्वायत्तता के पक्षधर थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत आई हमारा केंद्र प्रबल होना शुरू हो गया और वो इतना प्रबल हो गया और ख़ास तौर से किसानों को अंकित करने के लिए प्रबल हुआ। उसने किसानों की लिए जैसा ये लैंड रिफॉर्म की बात आई उसी तरीके से लैंड रिफॉर्म की बात जैसी आई उसी तरीके से इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत इन लोगों ने खेती माल को अपने कब्जे में लिया। ये
ये इतिहास है, इसके डॉक्यूमेंट्स हम लोग कहीं भी देख सकते हैं। तो केंद्र ने ये दबाव, ये प्रयास किए हैं कि राज्य कमज़ोर होते जाएं और केंद्र अधिक ताकतवर होता जाए। इसके दुष्परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पिछले 5-6 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। मैं ये जो 5 जून का जो अध्यादेश निकले, उस अध्यादेशों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। सब उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ की एक शेतकरी संगठना रघुनाथ पाटिल हमारे मित्र हैं, वो उसके नेता हैं। तो उनका कल परसों लाइव हुआ। उन्होंने जिस तरीके से बात रखी, बहुत अच्छे ढंग से बात को उन्होंने समझाया है। अनिल धनवट हैं, जो शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संगठना के नेता हैं, उन्होंने भी इन कानूनों के बारे में, इन बदलाव के बारे में, 5 जून के बारे में अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी है। इन दोनों नेताओं ने एक मर्यादा के तहत, हम लोग, तुमको बता दूं, मैं हूं या जिनके नाम मैं ले रहा हूं, ये किसी दल के नहीं हैं। हम न कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं। हम सिर्फ किसान विरोधी कानून समाप्त करने वाले लोग हैं। इसलिए हमको कोई ब्रांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं रहे। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत बात यही बताया कि मैं लड़ाई का आदमी हूँ, संघर्ष का आदमी हूँ, आंदोलन का आदमी हूँ। मुझे किसी सत्ता से लेना देना नहीं है। और वो सत्ता मस्ती में अगर आएगी और हमको जेल में डाल देगी या गोली मारेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमको बात साफ करनी है कि हम किसान विरोधी कानूनों के विरोध में हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। तो ये लोगों ने, रघुनाथ दादा पाटिल, अनिल धनवट, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। और ये सब लोग जो हैं एक मर्यादा में इन सुधारों का, इन अध्यादेशों का स्वागत कर रही है। लेकिन कुछ रिजर्वेशंस हैं और उसकी बात भी आगे जा रही है। मैं बता रहा था कि जब भी दरवाज़ा खुलने की कोशिश होती है किसानों की आज़ादी की, तो तभी सभी लोग एक जगह हो जाते हैं। मतलब मैं जब बता रहा था कि आज़ादी जब आई तब बहुत बड़ी आशाएं किसानों के मन में जागी थी। उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि तेलंगाना में आंदोलन शुरू हो गया कम्युनिस्टों का, और उन्होंने ज़मींदारों को, वो हिंसक आंदोलन था, वो एक तरीके से चला। मैं किसी आंदोलन का विरोध वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बात। उसी समय विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हो गया। उसी समय लेफ्ट लोगों ने जो है भूमि भड़काऊ का आंदोलन किया। इस तरीके के आंदोलन शुरू है। और उसी समय नेहरू दिल्ली में थे हुकूमत में, उनको तो कानून लाना ही था। देखिए, जो लोग किसानों की पराधीनता का समर्थन करेंगे, जो लोग किसान विरोधी कानून खत्म होते समय उसका विरोध करेंगे, वे लोग, वो किसानों के हित चिंतक नहीं, सरकार के हित चिंतक है। ये समझ लीजिए। कोई सी भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो क्या चाहती है? किसान गुलाम बना रहे, और इसलिए वो गुलामी के समर्थक है। आप जब आंदोलन करके ये अध्यादेश गलत साबित करते हैं और कहते हैं कि फिर से वो कानून लाओ, इसका मतलब ये है कि आप सरकार की मदद कर रहे हैं। सरकार तो यही चाहती है ना। ये मोदी जी आए, नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सारे इन लोगों का विरोध करते हैं, उठते बैठते गाली देते हैं, लेकिन इन्होंने इन कानूनों को जो कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने बनाए, उन कानूनों को तो वैसा ही रखा उन्होंने, उसको हाथ नहीं लगाया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ ये है कि सत्ता की दुकान एक ही है, बोर्ड अलग है, दुकान के मालिक एक ही है, लेकिन एक ये नाम से बीजेपी के नाम से दुकान चलाता है, दूसरा कांग्रेस के नाम से दुकान चलाता है। इतना ही फर्क है। किसान विरोधी कानून जो है वो कांग्रेस ने बनाए थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद 6 साल हो गए, आपने कभी भी उसके तरफ देखा नहीं मुड़ के। क्यों नहीं देखा? क्या आपको मालूम नहीं था कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट
आज भाषण में बोल रहे हैं अभी कोरोना के बाद कि यह गुलामी क्या कानून है। आपको उस समय नहीं दिखाई दिया? किसानों की गुलामी का कानून है, यह आपको सत्ता में आते समय नहीं पता था। और अगर नहीं पता था तो आप क्या कर रहे हैं देश में? देश को खड़ा करने के लिए आए हैं क्या तबाह करने के लिए आए हैं? आपको तो मालूम होना ही चाहिए कि इस देश में किसान विरोधी कानून है और किसानों को दबाया जाता। मैं ये मानता हूं कि आप इतने अनपढ़ नहीं हैं, आपको मालूम था, लेकिन आपने वो कानून वैसे ही रखे। अब जब कोरोना आया तो सारा उत्पादन बंद हो गया और तिजोरी में खड़खड़ाहट होना शुरू हो गया। दुनिया भर से पैसा मांगने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। तो वो पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप एग्रीकल्चर में लिबरलाइजेशन लाएंगे। देखिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लिबरलाइजेशन को मराठी में उदारीकरण कहते हैं, वो शायद गलत शब्द है, मैं उसको मुक्तिकरण कहता हूँ। आपके ऊपर जो बंधन है उन बंधनों को हटाना यानी लिबरलाइजेशन। लिबर्टी आपकी मुक्त करना। ये मुक्ति कर अगर आप एग्रीकल्चर में करते होंगे तभी आपको पैसा मिलने वाला है दुनिया से। इसलिए आपको मजबूर होकर कुछ दिखावे के काम करने जरूरी थे, किए। क्या किया इन लोगों ने? पहला काम किया, एक नेशन एक मार्केट, इस हेडिंग से उसको जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भाई आपको जो मार्केट कमेटी के तहत मार्केट कमेटी के इलाके में ही अपना माल बेचने की जो कंपल्शन था, वो कंपल्शन को हम समाप्त कर रहे हैं। आप बाहर किसी से भी व्यवहार कर सकते हैं और कोई भी बाहर आपसे व्यवहार कर सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए वगैरह। वो बातें उन्होंने सुरक्षा के हिसाब से उस अध्यादेश में रखी हैं। बात यह है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मार्केट कमेटियों की हालत देखी आपने? शायद बिहार में मार्केट कमेटी नहीं है, महाराष्ट्र में है, और सारे नेताओं के बगल बच्चे जो है वो वहां पर सत्ता चलाते रहते हैं। वही कैसे आते हैं वो मार्केट कमेटी में? मार्केट कमेटी तो किसान और व्यापारी इनका संबंध आता है, तो उन लोगों को वहां स्थान होना चाहिए। अन्य लोगों को स्थान बड़े पैमाने पे मिला और राजनीतिक बगल बच्चों को ही वहां पर आड़त खरीदार बनने का लाइसेंस मिला। ये लाइसेंस वाली जो बात है ना, बहुत खतरनाक बात है। ये लाइसेंस उन लोगों को मिलता है जो सत्ता के बहुत नजदीक होते हैं। मार्केट कमेटी जो है वो उसने बहुत लूटा, किसानों को बहुत नुकसान उससे हुआ, बाहर के कॉम्पिटिशन्स का उसको फायदा नहीं मिला। मैं खुद 1994 में हम लोगों ने एग्रो सेल किया था लातूर में। उस समय हमने अध्ययन किया कि वहाँ के मार्केट में कितना माल आता है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का माल आता है। तो मैंने पूछा कि भाई कितने लोग वहाँ पर आड़ती खरीदार हैं? तो वो लोग थे 37-38 कुछ लोग। हजारों करोड़ का व्यवहार और इतने कम लोगों में चलेगा। और यहाँ पर आप देखते हैं कि कोलगेट जब निकलता है तो उसके एजेंट, सब एजेंट, होलसेलर्स, सब होलसेलर, रिटेलर्स, ऐसे चेन बनी रहती है। और हमारे माल के बारे में तो बस इतना ही है कि 30-35 लोग आके मुट्ठी भर लोग करते हैं। यही हालत हमारी लासल गांव में है। लासल गांव प्याज का बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पर खरीदार कितने हैं? मुझे बताया गया कि 60-70 लोग हैं और बेचने वाले कितने हैं? हजारों लोग हैं। तो ये जो 5-50 लोग हैं वो वहाँ स्पर्धा नहीं होती। अब जब ये कानून खत्म हो जाएगा तो वो 5-50 लोगों के हाथ में सारा खेती माल नहीं रहेगा, बल्कि हजारों लोग उसमें कंपटीशन में आएंगे। हाँ, हजारों लोग आएंगे। ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क है कि हमको जो आप अपने 50-60 लोगों के हाथ जबड़े में फेंक दिया करते थे,
वो अब बंद हो जाएगा। अब हमारे लिए कोई भी कंपटीशन में आ सकता है। खरीदेदारों की कंपटीशन जितनी बढ़ेगी उतना किसानों को फायदा होगा, बेचने वालों को। ये तो मार्केट लॉज हैं, ये कोई किसानों की बात नहीं है, मार्केट का लॉ है ये कि भाई खरीदारों में स्पर्धा होगी तो बेचने वालों का उसमें फायदा होता है। ये एक बात। ये जो मार्केट कमेटी का एक्ट आया है, ये एक्ट महाराष्ट्र की सरकार ने, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की सरकार का मान्यता होना उसको ज़रूरी थी। वो मान्यता हमारी सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने दे दी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वो मतलब ये आंदोलक और इन लोगों ने सोचने की बात है, जो आंदोलक हैं वो उनसे बहुत करीबी रिश्ता है हमारी सरकार से। तो वो सरकार को पूछना चाहिए उन्होंने कि भाई ये ऐसा कैसा किया। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने वो एक मार्केट वाली बात जो है कबूल कर ली है। एक गलतफहमी और है, और वो गलतफहमी है, क्या मार्केट कमेटियाँ ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, मार्केट कमेटी ख़त्म नहीं होगी। मार्केट कमेटियाँ भी रहेंगी, उनको कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा, उनको स्पर्धा में हिस्सा लेना पड़ेगा। वो अब इधर जो है ना वजन बढ़ गया है किसान का, और खरीदार को फिरना है, अपना माल तलाश करना है। अभी तक क्या था कि वो बैठा रहता था और किसान अपना माल बेचने के लिए दर बदर भटकता था। ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये एक गलतफहमी है कि मार्केट कमेटी ख़त्म हो जाएगी। परसों मेरे एक मित्र ने मुझे पूछा कि भाई रेलवे के निजीकरण के बारे में आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा कि भाई पोस्ट ऑफिस के साथ कुरियर चल रही है, हमारे पास स्टेट ट्रांसपोर्ट है, बस चलती है, उसके साथ ट्रैवल्स चल रहे हैं। बैंकों में भी सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसी तरीके से ये भी एक हो जाएगा। तो मेरी क्या आपत्ति है? कंपटीशन ज़्यादा होनी चाहिए, कंपटीशन होगी तो ही चलेगा। देखिए, आप जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, इसका माने ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो लूट किसानों की होती आई है वो अखंड चलती रहे। जो मार्केट कमेटियों के लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए, उन लोगों के लाभ होते रहे, उनके जो बगल बच्चे आड़ती व्यापारी है उनकी चांदी होती रहे, वो ये चाहते हैं। मैं जैसा बता रहा हूं कि किसान का वजन बढ़ जाएगा। अब तक किसान को दर बदर भटकना पड़ता था, अब व्यापारियों को भटकना पड़ेगा। ये अंतर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी कि ये देखिए, असत्य का इस्तेमाल करके ये जो सरकार आई उसने बहुत अप्रचार किया। ये इतना बड़ा घोटाला हो गया, उतना बड़ा घोटाला हो गया वगैरह सारी चीज़ें जो थी, वो सारा अपप्रचार मनमोहन सिंह के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ किया और एक माहौल बनाया। आप भी वही रास्ता इस्तेमाल करेंगे? मैं तो भाई गांधी को मानने वाला आदमी हूँ। अगर आप वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं असत्य का, तो वो लोग तो मुक्त हैं जो गांधी को नहीं मानते। मेरा सवाल उन लोगों से है जो गांधी को मानते हैं। उन्होंने तो असत्य का आधार नहीं लेना चाहिए। सत्य ये है। क्या सत्य है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये कि व्यापार में उतरो, कल्टीवेशन में उतरो। अच्छा, 5 साल का करार करना है, 5 साल से ज़्यादा का करना है तो फिर से कंसेंट लेनी है। इतना ही नहीं तो उसके जो डिस्प्यूट आएंगे वो डिस्प्यूट हल करने का तरीका है। उसमें अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया होगा वहाँ पर 5 साल में, तो वो जाते समय अगर वो किसान ये कहेगा कि मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं चाहिए तो उसको साफ करके देना है। उसे सारे कंडीशंस दिए हैं। आप वो कानून नहीं पढ़िएगा और भाषणों में ऊपर अपनी राय बनाएंगे, उसके विरोध में व्हाट्सएप के ऊपर जो आ रहा है उसके ऊपर आप राय बनाएंगे। आपको तो वो अध्यादेश पढ़ना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि इसमें क्या गलती है। देखिए, ज़मीनों के टुकड़े हो गए हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़मीनों का विखंडन हो रहा है।
कितना विखंडन हो रहा है? हमारे देश में 85% किसान ये 2 एकड़ से कम होल्डिंग वाले हैं और 2 एकड़ की होल्डिंग में जीना भी संभव नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग जो है आज भी ज़मीनें भाड़े से करते हैं, किराए से करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को में एक खतरा था। वो तो मनमोहन सिंह के ज़माने में ही हक़ कमेटी ने वो मसला हल किया। वो हक़ कमेटी, एक हक़ थे IAS ऑफिसर, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने किया। प्रॉब्लम ये था कि ज़मीन अगर हम लोग किसी को किराए से दे रहे हैं तो उसमें ये रहता था कि वो विशिष्ट मर्यादा के बाद उसका वो मालिक बन जाता था। उसके ऊपर कूड़, यानी क्या कहेंगे उसको हिंदी में, टेनन एक्ट था वो, उसके तहत जो है वो उसके ऊपर मालिकी बोल सकता था। इसलिए लोग हिम्मत नहीं करते थे कि ज़मीन किसी को भाड़े में दिया जाए। तो ये एक्ट जो है हक़ कमेटी के रिपोर्ट के बाद उसमें से टेनेंट एक्ट को हटा दिया गया। अब कोई भी मालिक नहीं हो सकता, कितने भी साल वो किराएदार रहे तो भी उसको उस ज़मीन की मालिकी नहीं मिलती। ये साफ है। आप कहाँ से बोल रहे हैं कि लोग आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करके ज़मीनें खरीद लेंगे? ये लोग जो है ना, इनके पांव ज़मीन पे नहीं है। आप फोर्ब्स नाम का एक मासिक आता है, फोर्ब्स हर साल दुनिया भर के 100 अमीरों के नाम डिक्लेयर करता है। आपने कभी देखा उसमें कि कोई किसान है? सोचिए, आपने कभी किसी भी साल में कि भाई एक किसान दुनिया में अमीर लोगों में आ गया? नहीं हुआ ना ऐसा। अच्छा, भारत में छोड़ दीजिए यार, दुनिया भर में आप लोग ये समझते हैं, अर्थशास्त्र, व्यापार शास्त्र जो है वो ये बताता है कि जिसमें टर्नओवर गति से होता है उसमें लोग पैसा लगाते हैं। यानी अंबानी जी जियो बनाते हैं मोबाइल की सेवा देने की, उसकी वजह यह है कि उसमें टर्नओवर जो है क्षण टू क्षण, मिनट पे उसका टर्नओवर होता है। खेती, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है कि इसका टर्नओवर जो है वो अपरिहार्य रूप से, नैसर्गिक रूप से स्लो है। वो स्लो होने के कारण वो कोई बहुत आकर्षण का विषय नहीं है। आप देखिएगा, ये जो जानवर होते हैं, गाय भैंस, इस पे तो कोई सीलिंग नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कौन सा अंबानी अदानी आया है कि जो गाय भैंस पाल रहा है? नहीं हुआ ना। उसी तरीके से है, भले मैं आ भी जाए, कोई अगर बहुत ही शौकीन होगा और वो बोलेगा कि हाँ मैं खेती करना चाहता हूँ, तो भाई कर। मेरे बाप ने ठेका लिया है क्या मट्टी में काम करने का? मेरे बाप ने ही टेंशन लिया है क्या सारा? तू भी कर, हमारे कोई उससे आपत्ति नहीं है जो आके मेहनत करना चाहता है। ये तीसरी बात है जो सबसे बड़ी और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक वस्तु कानून में का जो बदलाव है। आवश्यक वस्तु कानून में उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कुछ खेतमाल, सारा नहीं है, कुछ खेतमाल, एग्री प्रोडक्ट्स, ये उसमें से निकाल दिए। आवश्यक वस्तु कानून में आज 2000 से ज़्यादा वस्तु है और ये 2000 से ज़्यादा वस्तुओं में आए दिन कुछ वस्तु डाली जाती है, कुछ डाले निकाली जाती है। ये सिर्फ एक सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर है, वो करता है और वो अपना पत्र जो है वो पार्लियामेंट में भेज देता है। पार्लियामेंट में जो MP रहते हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है उन्हें, तो MPओ के पास जो है इतना बड़ा कागजात मिलते हैं उनमें, उसमें एक कागज़ ये भी होता है कि आज ये वस्तु को निकाल दिया या आज इस वस्तु को डाल दिया। देखिए, ये आए दिन होता आया है, ये कोई बहुत बड़ी बात हुई ऐसा नहीं, और इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि अटल जी
अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस जमाने में भी सारे एग्रो प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाल दिए थे। सवाल यह है कि निकाल दिए ये ठीक है, फिर नहीं डालेंगे इसकी क्या व्यवस्था है? आपका कानून तो ये बोलता है कि सरकार जो चाहेगी वो इसेंशियल कमोडिटी मान ली जाएगी। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ना, ये दुनिया का पहला एकमेव एक्ट है जिसमें आवश्यक वस्तु की व्याख्या ही नहीं है। यानी वो कानून में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी व्याख्या देनी चाहिए ना। तो ये कानून में ये व्याख्या की गई है, आवश्यक वस्तु माने सरकार को जो आवश्यक लगेगी वो वस्तु आवश्यक वस्तु। दुनिया में का यूनिक कानून हमारे देश में चल रहा है। तो ये कानून में उन्होंने ये बताया, क्या किया तो कुछ खेती माल को निकाला जो कि आमतौर से निकाला जाता। अटल जी के ज़माने में पूरे के पूरे निकाले गए थे, लेकिन फिर से नहीं लेने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण फिर से वो डाल दिए गए। और आपने जो अध्यादेश निकाला वो अध्यादेश में तो खतरा लिखा हुआ ही है। जो आपत्ति होनी चाहिए ये 5 जून के अध्यादेशों पे, वो आपत्ति ये है, अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपत्ति ये है कि आपने लिख दिया है कि अगर युद्धजन्य परिस्थिति होगी, नंबर 1 युद्धजन्य परिस्थिति, नंबर 2 नेचुरल क्लाइमेटी यानी नैसर्गिक आपदा, और नंबर 3 ये समझ लीजिए, नंबर 3 वस्तु की कीमत दुगनी या 1.5 गुना हो जाएगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे। आपके अध्यादेश में लिखा हुआ है। युद्धजन्य परिस्थिति की क्या व्याख्या किया जाए भाई? हमारे पास तो चीन के ऊपर भी युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान का तो रोज का ही है, तो वो तो आप कभी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं वो बहाना बना के। नैसर्गिक आपत्ति भी कभी भी कहीं भी आ सकती है। बिहार में बाढ़ आई हुई है, आप बता दीजिए कि बिहार में बाढ़ आ गई है इसलिए प्याज की कीमत जो है बढ़नी नहीं चाहिए, हम इसेंशियल कमोडिटीज में ले रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, कीमतें जब 1.5 गुना या दुगनी होंगी तो आप बोलते हैं कि हम हस्तक्षेप करेंगे। काहे के लिए निकाला है ये? आप तो हमारा भाव दुगना करने के लिए निकले थे और जब कीमत दुगनी हो जाएगी तो आप रोक देंगे। अरे वाह, ये है भंपकबाजी। आपके समझ में नहीं आया ये? आपको अगर आक्षेप लेना है तो वो ये है कि कीमतें जब 1.5 गुना या 2 गुना होंगी तब सरकार इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हमारी वस्तु को ला लेगा। ये खतरनाक चीज है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार ने, मैंने लिखा भी है, ये सरकार ने अनिच्छा से ये अमेंडमेंट्स किए हैं। ये सरकार अनमने भाव से किया हुआ है। इनकी मजबूरी हुई कि अब किसान को बचाना है, किसान को के पास जाके उसके से कुछ भी जीडीपी में मदद लेनी है। ये आप इस कारण कर रहे हैं। हमारी मांग साफ है। हमारी मांग यह है कि आवश्यक वस्तु कानून पूरी तरीके से जड़ से, ये जहरीला झाड़ है, इसके पत्ते तोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा। उसी तरीके से सीलिंग एक्ट को भी खत्म करना पड़ेगा, लैंड सीलिंग एक्ट। आप देखिए कि इंडस्ट्री में तो कंपनियां होती हैं, पार्टनरशिप होती है, खेती में क्यों नहीं? खेती में सामूहिक खेती, वहां पार्टनरशिप, वहां कंपनी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये विनती की महाराष्ट्र के सरकार को कि आप कम से कम फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनियां जो है वो कंपनियों को सीलिंग में से एग्जम्प्ट कीजिए, उनको निकालिए, उनके ऊपर ये कानून नहीं चलेगा। और हालांकि उस कानून में, महाराष्ट्र का जो सीलिंग एक्ट है, शायद दूसरे राज्यों में भी हो, वो कानून में एग्जम्पशन प्रोविजन दिया हुआ है। महाराष्ट्र में 47 नंबर के ऊपर वो एग्जम्पशन का नियम है। उसमें जैसे कृषि विद्यापीठ है, फौज की ज़मीनें हैं, या और बहुत सारी चीज़ें, उन्हें 5-7 चीज़ें हैं। तो उसमें आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनियां जो कि किसानों की कंपनियां हैं उनको आप एग्जम्प्ट कीजिए। देखिए ये चित्र बदल जाएगा, हम दुनिया की स्पर्धा में खड़े होंगे।
ये कानून ख़त्म करने की जो बात है ना, वो किसानों की फ़ायदे की परिभाषा में नहीं समझ में आएगी। ये आज़ादी की बात है। मुझे देखिए, मैं लिखता पढ़ने वाला आदमी हूँ। जेल में से जब छूटा इमरजेंसी में और गेट के जब मैं बाहर आया तो मुझे जो अनुभव हुआ वो अनुभव मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि आज़ादी ये एक अनुभूति है। ये अनुभूति वर्षों से, सदियों से किसानों को अनुभव में नहीं आई है। हम जब किसान विरोधी कानून हटाने की बात कहते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको आज़ादी दो। जो लोग बजट में हल ढूंढ रहे हैं उनको वहां नहीं मिलेगा। कर्ज माफी होगी, भाव भी दिया जाएगा, लेकिन किसान की गुलामी दूर नहीं होगी। इस देश को अगर खड़ा करने का है, इस देश को बलवान बनाना होगा, तो उसके लिए हमको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? तो किसान विरोधी कानूनों को समाप्त करने की। मैंने जहाँ से शुरू किया था उस समय मैं ये बताया था कि आप अंधकार मत फैलाओ। मित्रों, ये अंधकार फैलाने वाले जो आंदोलक हैं, वो आंदोलक न गांधी को मानने वाले हैं न किसी को, वो सिर्फ अंधेरा फैलाते हैं। मुझे एक ही आशा लगती है किसान पुत्रों की, किसानों के लड़कों की, पढ़े लिखे लड़कों की खास तौर से, उनकी तरफ से मुझे आशा है कि भाई ठीक है, आज थोड़ा सा दिया जला है, हमको तो सूरज लाना है। और आज ये लोग आंदोलक जो दिया दिखाई दे रहा है उसको भी बुझाने के लिए निकले हैं। ये हवाओं को रोकना पड़ेगा। ये हवाएं आज़ादी के बाद भी आई। 90 में जब डंकेल ड्राफ्ट आया था उस समय भी ये आंधी चली थी, लेकिन दिया बुझा नहीं था। लेकिन मित्रों, अब सिर्फ दिए से काम नहीं चलेगा, आज़ादी का सूरज लाना है, और वो सूरज है किसान विरोधी कानूनों की समाप्ति। वो दिन हमको देखना है, उस दिन का सूरज हमें देखना है। मैं आप लोगों को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इसमें शामिल हों और यह बात दूर तक पहुंचाए। हालांकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तब भी मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये बात मुझे हिंदी भाषिक लोगों में पहुंचानी है। धन्यवाद।